अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 की एपिसोड नंबर 35 की शुरुआत में हम देखेंगे कुड्स में अल्तवान और टेम्पलर्स बादशाह अमारलेक पर मुस्तैद होते हैं, लेकिन बादशाह अमारलेक का सबर जवाब दे देता है और वो पलटते साथ ही अंतवान का गला काट देते हैं। कहके लगाने वाले सिपाहियों पे भी खौफ तारी हो जाता है। अमारलेक सबसे मुखातिब होकर कहता है, तुम या तो मेरा हुक्म मानोगे और मेरी पैरवी करोगे, या मैं पोप को मैं तुम में से हर एक के बागी सर के साथ भेज दूंगा। मगर इसके बावजूद सिपाही अमारलेक की जानें बढ़ते ही चले जाते हैं। लड़गए दूसरों के साथ उन्हें रोकते हुए कहता है, एक और कदम उठाओ तो खुदा की कसम मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। सबीला और बाल्डोन भी बुलंदी से तमाम मंजर देख रहे होते हैं और अमारलेक वहाँ से चला जाता है। काहिरा में काजी फाजल सलाहुद्दीन और शेरकू से कहते हैं, अगरचे ऐसा लगता है कि वो अपनी ताकत खो चुके हैं, मगर आपके दौरे हुकूमत के लिए खलीफा का राजी होना बहुत जरूरी है। उससे जंगियों के लिए लोगों की हमायत में भी इजाफा होगा। कहते हैं, क्या इस वक्त खलीफा के पास हमें मारने के अलावा कोई और चारा भी है? काजी फाजल, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि रिवायात में अमल करने पर कोई हर्ज नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले को फौरी तौर पर संभालें। तो काजी फाजल कहते हैं, फिर मुझे जाना चाहिए। ये कहते साथ ही काजी फाजल वहाँ से चले जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बाजार में काजी फाजल के साथ अगर तुम गनीमत के मामलात को दोबारा उठाने जा रहे हो तो यारूकी कहता है, यकीनन मैं करूँगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, हमारे लिए काहिरा में जड़ें पकड़ना बहुत जरूरी है। जब फिलहाल लोग हमारा साथ देते नजर आ रहे हैं, लेकिन तख्त पर बैठने से पहले अगर आप लोगों की जरूरियात को पूरा करते हैं, आप जंगी अमीर और वजीर दोनों के तौर पर अपनी हैसियत को मजबूत कर पाएंगे। तो यारूकी कहता है, मैंने जो कहना था वो कह दिया, मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मेरी या मेरे बहादुरों की गनीमत पर हाथ डालेगा तो मैं किसी भी वजह से मैं एक लम्हे के लिए भी उससे बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, जो मुझे नहीं करना चाहिए होगा। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उधर एक खुफिया मुकाम पर हम जौहर को देखते हैं और उसका खास आदमी उसके पास पहुँचता है। जौहर उससे पूछता है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तो वो आदमी जवाबन कहता है, फिक्र मत करो, मैं रास्ते बदल बदल कर उन्हें गुमराह करते हुए आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। जौहर पूछता है, अच्छा बताओ क्या हुआ? तो वो आदमी जवाबन कहता है, वो सुल्तान नूरुद्दीन के फरमान का इंतजार कर रहे हैं और खलीफा की चादर के भी इंतजार में हैं। महल अफरा तफरी का शिकार है, वो अभी तक नहीं जानते कि गनीमत का क्या करना है। शहवार के वफादार फौजी अब भी वहाँ मौजूद हैं। जौहर हंसते हुए कहता है, तो जंगी काहिरा में डूब रहे हैं। तो उसका आदमी कहता है, मैंने अभी तक असल खबर नहीं दी, खलीफा तख्त पर शेरकू को नहीं चाहता, उसके जहन में कोई और है और वो जंगियों को अपने ही खोदे हुए घड़े में फेंक देगा। जौहर पूछता है, खलीफा किसको चाहता है? उधर काजी फाजल खलीफा के बिस्तर के पास मौजूद होते हैं। खलीफा की आवाज गूंजती है, अब्बासी खलीफा का वफादार सुल्तान नूरुद्दीन का एक अमीर जो फातिमी खलीफा का यानी कि मेरी सरजमीन का वजीर बनेगा। काजी फाजल, आपको मालूम होगा कि ये कोई आम बात नहीं है। काजी फाजल कहते हैं, बेशक, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन हो, आपकी इजाजत से। खलीफा कहता है, काजी फाजल, मैं एक शर्त पर राजी हूँगा, मिस्र का वजीर अयूबियों का शेरकू नहीं बल्कि दियानियों का अमीर यारूकी होगा। अब जाओ और ये बात उन्हें बता दो। ये सुनते साथ ही काजी फाजल वहाँ से चले जाते हैं। काजी फाजल के जाते साथ ही पर्दे के पीछे खड़ा कामिल सामने आता है। खलीफा उससे कहता है, शेरकू को इक़्तिदार हासिल करने से रोकने के लिए जो भी करना पड़े करो, अगर तुम कामयाब हो जाओ खलीफा को मिस्र पर दोबारा हुकूमत करने में मदद करो, तुम्हारे बाबा का तख्त तुम्हें दे दिया जाएगा और उसे कत्ल करने वालों का खून भी तुम पर हलाल होगा। उसमें अमारलेक लॉर्ड गाय से कहता है, जो कुछ हुआ अगर हमने फौजियों को ना रोका होता तो शायद अब लॉर्ड गाय कहता है, इज्जत माप आप पुरसुकून हो जाएं, सब कुछ मेरी दस्तरस में है। अमारलेक कहता है, लॉर्ड गाय, जो कुछ तुमने अभी किया है मैं अपनी बादशाही की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जवाब में लॉर्ड गाय कहता है, शुक्रगुजारी गैरों के लिए है, अब मैं अपने आप को कुछ का बेटा समझता हूँ, लेकिन अगली बार आपके खिलाफ गुस्से को पुरसुकून करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हमें टेम्पलर्स के लिए एक ईमानदार की जरूरत है जो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करे, और मैं किसी ऐसे शख्स को जरूर जानता हूँ। काहिरा में काजी फाजल आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर पहुँचने वाली शमसा उन्हें रोकती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। उस चातलियन को उस घर का मकाम कैसे मालूम हुआ जहाँ मैं लैला और गुलजारा के साथ छुपी हुई थी? उसे किसने बताया? वो गद्दार कौन था? काजी फाजल कहते हैं, मैला, यानी जिसे आपने बेनकाब किया था वो हुमैरा खातून, वही है जिसने चातलियन का आपका मकाम बताया था। ये सुनकर शमसा को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछती है, वो औरत कहाँ है? क्या वो अब भी काहिरा में है? काजी फाजल कहते हैं, कुछ अरसे से हमने उसे नहीं देखा, या वो कहीं फरार हो गई है या फिर तो छुप गई होगी। शमसा कहती है, गुलजरा के साथ जो कुछ किया उसकी कीमत अदा किए बगैर वो वहाँ से फरार नहीं हो सकती। उसमें बैलियन सबीला से कहता है, ज्यूम की पाक रूह खुदा की अब्दी रोशनी से रोशन हो। ये कहकर बैलियन उस लम्हे को याद करता है जब उसने लॉर्ड ज्यूम को जिंदान से निकालने का वादा किया था। इस ख्याल के बाद वो कहता है, मुझे बहुत अफसोस है सबीला, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, मैं उसकी हिफाजत
हिफाजत नहीं कर सका तो सबीला कहती है ये आपका कसूर नहीं है। बैलियन कहता है जब तक कि असल कातिल नहीं मिल जाता मैं मुजरिम ही हूँ। इस लम्हे लॉर्ड गाय वहाँ आता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। मुझे बहुत अफसोस है शहजादी, मैं एक बार फिर ताज़ियत करना चाहता हूँ, मगर एक अहम मसला है। बादशाहत उस शख्स को चाहता है जो उसकी मौजूदगी में जंग में शामिल था। कायरा में यारूकी बहादुर के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है हमने जंग में जो माले गनीमत हासिल किया था वो तकसीम हो रहा होगा, तुम होशियार रहोगे। इसी में काजी फाजल वहाँ आन पहुँचते हैं और कहते हैं अमीर यारूकी एक लम्हे के लिए हमें बात करना होगी। यारूकी कहता है क्यों, क्या सलाहुद्दीन ने आपको माले गनीमत के लिए एलची बनाकर भेजा है? तो काजी फाजल कहते हैं ऐसा नहीं है, मामला अहम है, खलीफा हजरत आपसे बात करना चाहते हैं। यारूकी पूछता है खलीफा मुझसे बात क्यों करेगा? उधर शेर को सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं मिस्र के लोगों में माले गनीमत की तकसीम के बारे में यारूकी का जज्बाती रवैया मुझे परेशान कर रहा है। तो कारा तेगन आगे बढ़ते हुए कहता है तुम जानते हो कि गनीमत मेरे लिए सब कुछ है, यहाँ तक कि मैं इस मामले में कुछ और नहीं कह रहा। तो यारूकी इसकी मुखालफत कैसे कर सकता है? जब घोड़े की जीन कस दी जाए तो मेंढक भी छलांगे लगाने लगता है। इस लम्हे काजी फाजल वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं खलीफा हजरत ने आपका शुक्रिया अदा किया है। मिस्र में जंगियों की मौजूदगी से वो बहुत खुश है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आपको वजीर तस्लीम नहीं करेंगे। ये सुनकर शेर को गुस्से से कहते हैं काजी फाजल ये क्या कह रहे हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं क्यों? तो काजी फाजल जवाबन कहते हैं उनके जहन में कोई और है। उसमें विलियम लॉर्ड गाय से कहता है जो फौजी की तरफ पेशकदमी कर रहे थे वो सूरमा थे, यानी कि जिन फौजियों का पट्टा तुमने पकड़ रखा था लॉर्ड गाय। लॉर्ड गाय कहता है मैं फौजी कब्जे में नहीं रखता, मैं सिर्फ उनकी रहनुमाई करता हूँ विलियम। तो अमालेक वहाँ आ जाता है और तख्त पर बैठते हुए कहता है अब जबकि हर कोई यहाँ मौजूद है, हम मिस्र और आज जो कुछ हुआ उसका हिसाब किताब शुरू करते हैं। कायरा में शेर को गुस्से से काजी फाजल से कहते हैं फातिमियों के खलीफा के ख्याल में यारूकी तख्त का हकदार है। हाँ, वो सिर्फ एक बेबस आदमी है जिसका इलाज हम फराहम करते हैं। वो होता कौन है फैसले करने वाला? सुल्तान नूरुद्दीन के नायब की बजाय यारूकी का इंतखाब, उसका एक ही मकसद है हमारे दरमियान दुश्मनी का बीज बोना। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अल्लाह की मदद से बीज नहीं फूलेगा, यारूकी काफी दूर अंदेश है। शेर को कहते हैं अगर ऐसा है तो वो हमसे बात करने के बजाय उसके पास क्यों भागा? वो अब हमारे साथ क्यों नहीं है? उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि सुल्तान नूरुद्दीन की तौहीन करना है। काजी फाजल कहते हैं अमीर हजरत वो सिर्फ माले गनीमत चाहता है। शेर को कहते हैं उसे अय्यूबियों से मसला है फाजल, मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। खलीफा ज़हीन आदमी है, उसने पत्थर को सही जगह पर फेंक दिया है, लेकिन यारूकी ने बात करने के लिए वहाँ जाकर खता कर दी है। सब जानते हैं कि इसका मतलब मुखालफत है। वो ये बयान कर रहा है कि वो मेरा हरीफ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं इस पर मजीद बात नहीं करते, हमारे सुल्तान की तरफ से आने वाला फरमान सब कुछ वाजे कर देगा, हमें इंतजार करना होगा। शेर को पूछते हैं क्या हम इंतजार करें और उनके जाल में फंस जाए? आग होती है तो धुआं जरूर उठता है। जाहिर है कि यारूकी तख्त का तलबगार है। इसी लम्हे एडसीस वहाँ आते हैं और कहते हैं मेरे अमीर हम आपके और आपके हिस्से का माले गनीमत लोगों के हवाले कर देंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाएं, मैं चाहता हूँ कि कोई बुरा वाक़या पेश ना आए। एडसीस जाने ही लगते हैं तो शेर को पूछते हैं आप उसे कहाँ तकसीम करेंगे? जवाब में एडसीस कहते हैं करारगाह में। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसमें अमालेक बैलियन से कहता है मेरी नुमाइंदगी करते हुए तुम सलाहुद्दीन की कैद में आ गए। बैलियन कुछ कहने लगता है तो अमालेक कहता है जाहिर है कि आपने एबलेन में हुकूमत करने की ताकत नहीं है। ये सुनकर चातलियन कहता है इज्जत मआब में आपको ये बताते हुए माजरत खा हूँ कि बैलियन को न सिर्फ कैद किया गया बल्कि शमसा नामी औरत को भी इसने फरार होने दिया जिसे मैंने अमीर सलाहुद्दीन के खिलाफ अपने जाल में कैद किया हुआ था। ये इसके और सलाहुद्दीन के आपस में ताउन से हुआ। बैलियन गुस्से से कहता है तुमने जिस औरत को कैद किया हुआ था उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक ईसाई थी, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करने की जरूरत थी। अमालेक गुस्से से कहता है बस मजीद कोई माजरत या बहाना नहीं, ये कार्रवाई करने का वक्त है। आपकी नाकामी की वजह से फौजियों ने महल की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की है, मेरे हाथों से खून की बदबू आ रही है। एक फौजी का खून जिसका मेरे खिलाफ उठने की कोशिश हुई, मैं इस बदबू को कुछ में कभी नहीं फैलने दूंगा। कायरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी लोगों में माले गनीमत तकसीम कर रहे होते हैं। एक बुजुर्ग सोना लेते हुए कहते हैं हम उस वक्त आपकी कदर नहीं जान सके थे। ये कहते साथी वो सोना लेकर आगे बढ़ते हैं तो कारा तेगन उन्हें रोकते हुए कहता है देखो जब इसे सोने की थैली मिली तो हमारी कदर का एहसास फौरन से हो गया। बूढ़े आदमी कैसे खुशी से बातें खिल रही हैं। वैसे ये बताओ कि तुम इस सोने का क्या करोगे? क्या आप इस उम्र में सुनहरी कमरे सिलाई करवाएंगे? तो बुजुर्ग कहता है मेरे पोते हैं, वो भूखे हैं। कारा तेगन
यारुकी कहता है भूखे हैं तो वहाँ दाल है, जाओ दाल ले लो। सुलिबियों की दाल, तुम सोने के साथ क्या करोगे ये बताओ। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरे लिए सोना काफी है। उनके मुंह में दांत ना देकर कारातिगन हंसते हुए कहता है बस जाओ, दांत नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें सोना चाहिए। ये सुनते साथ ही बुजुर्ग चले जाते हैं। लोग खुशी खुशी अपने जरूरत का सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कामिल एक तरफ देखकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। इसी यारुकी का सिपाही बहादुर एक कमरे में दाखिल होता है और कहता है एसिस साहब मेरे लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप उनका हिस्सा कब देंगे। एसिस कहते हैं अहकामात सख्त हैं, आपको कोई माल गनीमत नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर बहादुर को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है क्या मतलब है इसका, आप हमारा हिस्सा हजम नहीं कर सकते, क्या आपने नहीं सुना कि अमीर यारुकी ने क्या कहा है। एसिस गुस्से में उसे देखते हैं तो कारातिगन उसे अपनी जानिब करते हुए कहता है चुप कर जाओ बहादुरों के सरबराह, यहाँ आओ। तुम क्यों चीख रहे हो, तुम इस बड़े आदमी से क्यों नाराज हो रहे हो, वो आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा। चीखना बंद करो और इंतजार करो, मेरी बात सुनो, मैं एक कारातिगन हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपना जंगी माल गनीमत किसी के हवाले करता हूँ, लेकिन मैं दे रहा हूँ। मैं अपना माल गनीमत कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया के दोनों किनारे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मैं भी अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ। क्यों, मुझसे पूछो। तो बहादुर पूछता है कि क्यों। तो कारातिगन जवाबन कहता है मजीद हासिल करने के लिए, पहले हम देते हैं फिर हमें बहुत कुछ मिलता है। बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली को खोना पड़ता है, मुझ पर भरोसा करें। बहादुर उसकी बातों में नहीं आता और मजीद कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं अमीर यारुकी के बहादुर का हिस्सा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसी लम्हे यारुकी आता है। इसके बाद यारुकी बहादुर से पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बहादुर कहता है ये कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं देंगे मेरे अमीर। तो यारुकी कहता है मैंने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था, मेरी बात ना मानने की जुर्रत किसमें है। कौन आदमी है जिसने मेरे सिपाहियों के हिस्से पर नजरें जमाई हैं। एक तरफ से आने वाले शेरकू कहते हैं मैं हूँ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनके साथ साथ होते हैं और उनके इशारे पर सिपाही चले जाते हैं। उसमें अमारलेक कहता है मिस्र में शिकस्त और आज महल के सहन में जो कुछ हुआ वो हमें दिखा रहा है कि हमें एक वफादार कमांडर की जरूरत है जिसके इख्तियार को पूरी फौज तस्लीम करे, और वो शख्स है लॉर्ड गाय। ये कुछ के फौजियों का नया कमांडर है। ये सुनते साथ ही विलियम चौंक जाता है। कायरा में यारुकी शेरकू से पूछता है अमीर शेरकू आप किस हक से हमारा हिस्सा छीन रहे हैं। तो शेरकू कहते हैं तुम जानते हो यारुकी, इसके बारे में सोचो। तो यारुकी कहता है पहेलियां ना पूछे, अपनी बात साफ साफ कह दें। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मजीद कहते हैं अमीर यारुकी ये मामला। तो उन्हें शेरकू खामोश करवा देते हैं और कहते हैं सलाहुद्दीन इससे दूर रहो, खलीफा हजरत के साथ पीठ पीछे बात करने वाले से बात करना सिर्फ अल्फाज का ज़िया है। यारुकी खलीफा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम्हारा नाम वजीर के लिए पेश किया है। तो यारुकी कहता है उसने किया तो क्या हुआ, वो सोचता है कि मेरे पास अहदे का वकार है, तो फिर क्या हुआ। तो शेरकू उससे कहते हैं शर्म करो यारुकी, क्या ये हमारे असूलों में है, क्या तुम्हें उसके पास जाने के बजाय मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तो यारुकी कहता है ऐसे मत बोलो कि तुम जैसे हर चीज ठीक कह रहे हो शेरकू। तो शेरकू चिल्लाते हैं और कहते हैं अपनी हद में रहो। जब सुल्तान का हुक्म आया तो यारुकी कहता है ये हुक्म क्यों नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि वो हिचकिचा रहे हैं। तो शेरकू कहते हैं अमीर यारुकी सुल्तान को अपने गिनावने मंसूबे में शामिल ना करो, तमाम माल गनीमत लोगों के हवाले किया जाएगा, अगर रोक सकते हो तो रोको। यारुकी सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है सलाहुद्दीन क्या तुमने मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, क्या तुम अहादीस और फिक्का नहीं जानते, क्या सिपाहियों के हिस्से के बारे में किताबों में नहीं लिखा गया, तुम्हारे चचा ने तख्त की ख्वाहिश की लालच में शरीयत को मनसूख कर दिया है, क्या तुम नहीं बोलोगे। ये सुनते साथ ही शेरकू यारुकी को दबोच लेते हैं और कहते हैं क्या ये वाज़ेह नहीं है कि तख्त की ख्वाहिश किसको है, मैं सिर्फ अपना वादा निभा रहा हूँ जो मैंने सुल्तान से किया था। कारातिगन और सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें पीछे करते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे मुखातिब होकर कहते हैं वो हमें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, बस कर दें। मगर यारुकी कहता है अगर तुम कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं अपने सिपाहियों के साथ शहर छोड़ जाऊंगा, जब तक कि सुल्तान का हुक्म नहीं आ जाता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, चाहे तुम जो भी करो, और माले गनीमत का हिसाब मैं बाद में लूंगा। ये कहते साथ ही यारुकी वहाँ से चला जाता है। उधर जमशेद मेला से कहता है सूरत हाल अच्छी नहीं है, अगर आप रहम मांगने और भागने के बजाय मुसलमान हो जाएं तो वो आपको माफ कर देंगे। मेला कहती है जमशेद तुम मुझे इस शहर से बाहर ले जाओ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम ये कैसे करोगे, बदले में मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी, बहुत बड़ा इनाम। ये सुनते साथ ही जमशेद कहता है
चलें फिर ये करते हैं, मैं बाहर जाता हूँ तो फिर आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा शहर के मशरकी दरवाजे की तरफ, वो जगह जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैं वहाँ एक छकड़े का इंतजाम करने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही जमशेद चला जाता है। उसमें बैलियन विलियम के पास आता है और कहता है, मैं हैरान हूँ कि आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हैं। विलियम आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, फिर मैं वजाहत करूंगा। इसी लम्हे सबीला वहाँ आती है। बैलियन को देखकर सबीला विलियम से कहती है, जैसा कि बैलियन भी यहाँ पे है, मेरा ख्याल में ये लॉर्ड गाय के बारे में है। तो विलियम कहता है, मैं नहीं चाहता कि आपके बाबा ये सुने, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ अगर आप तख्त पर बैठती तो ये बेहतर होता शहजादी। सबीला कहती है, मत करो विलियम। तो विलियम कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अब भी इस फैसले को हजम नहीं कर सका हूँ जो हमारे बादशाह ने लॉर्ड गाय के बारे में किया है। बैलियन कहता है, लॉर्ड गाय एक ऐसा आदमी है जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है, ये फैसला कुछ की तबाही का बाइस बन सकता है। जवाबन विलियम कहता है, इसके अलावा वो एबलेन और आपके दरमियान बड़ी रुकावट पैदा करना चाहते हैं। सबीला कहती है, मैं आपके खदशात को समझती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ किस वजह से बुलाया गया है। तो विलियम कहता है, लॉर्ड जियोम। ये सुनकर बैलियन कहता है, जियोम, आपके ख्याल में जियोम की मौत के पीछे लॉर्ड गाय का हाथ है? जवाब में विलियम हाँ में सर हिलाता है। विलियम मजीद कहता है, जियोम